नमस्कार। गणित विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कक्षा का विषय है गुणनखंड और गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो पहले हम गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम गुणजों के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर कुछ प्राकृत संख्याएं लिख देता हूं। जिन्हें हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं और इनको जो है n से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर कुछ प्राकृत संख्याएं लिखी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। और अब आपसे प्रश्न करता हूं कि जो दी गई प्राकृत संख्याएं हैं वो किस संख्या से भाग हो जाती हैं। जैसे 1 है वो किस किस से भाग होती है, 1 जो सिर्फ 1 से भाग होती है। जो 2 है वो किस से भाग हो जाती है, 2 जो है वो 1 से भी भाग हो जाती है और वो 2 से भी भाग हो जाती है। कोई भी संख्या जो है शून्य को छोड़कर, जीरो को छोड़कर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अपने से बड़ी संख्या से भाग हो जाती है। जीरो जो है वो अपने से बड़ी संख्याओं से भाग हो जाती है। 3 है वो किस किस से भाग होती है, 1 से भाग हो जाती है। 3 जो है 2 से भाग नहीं होती है और जो 3 है वो 3 से भाग हो जाती है। 4 1 से भाग हो जाती है, 2 से भी भाग हो जाती है, 3 से भाग नहीं होती और 4 से भाग हो जाती है। आप कैसे पता करेंगे कि जो दी गई संख्या है वो किसी संख्या से भाग हो जाती है, नहीं हो जाती। साधारण तरीका है कि आप उस संख्या की टेबल पढ़ें और अगर टेबल में वो संख्या आती है तो भाग हो जाएगी, नहीं तो भाग नहीं होगी। जैसे देखना है कि क्या 5 1 से भाग हो जाती है, तो जो 5 है वो 1 की टेबल में आती है या नहीं आती है, तो ये भाग हो जाती है। ये 2 की टेबल में नहीं आता, 5 3 की टेबल में नहीं आता और 4 की टेबल में नहीं आता, फिर उसके बाद 5। या तो दूसरा तरीका है विभाज्यता के नियमों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जो हम पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि 1 से भाग होने के लिए क्या गुण है, 2 से भाग होने के लिए क्या गुण हो संख्या में, 3 से 4 से और 12 तक है। इस प्रकार हम विभाज्यता पढ़ चुके हैं। तो 6 के लिए करते हैं। 6 जो है 1 से भाग हो जाती है और 6 जो है 2 से भी भाग हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 4 से भाग नहीं होगी, 5 से नहीं होगी भाग हो रही है, 6 से भाग हो जाएगी। इसी प्रकार जो 7 है वो 1 से भाग हो जाती है, 2 3 4 5 6 इनसे भाग नहीं होगी और उसके बाद ये 7 से भाग हो जाएगी। जो 8 है वो 1 से भाग हो जाती है, 2 से भी भाग हो जाती है और 3 से भाग नहीं होगी, 4 से भाग हो जाएगी ये, 4 दूनी 8, 5 से भाग नहीं होगी, 6 से 7 से भाग नहीं होगी और फिर ये 8 से भाग हो जाएगी। इसी प्रकार 9 जो है 1 से भाग हो जाती है, 3 से और 9 से। 10 1 से, 2 से, 5 और 10 से भाग हो जाती है। जो 11 है 1 से भाग हो जाती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इनमें से किसी से भाग नहीं होती, उसके बाद ये 11 से भाग होती है। और जो 12 है 1 से भाग हो जाती है, 2 से भी हो जाएगी भाग, 3 से हो जाएगी, 4 से भी हो जाएगी, 5 से नहीं होगी, 6 से 7 से, 6 से हो जाएगी भाग और 7 से 8 से 9 से 10 से और 11 इनसे नहीं होगी भाग, उसके बाद ये 12 से भाग हो जाएगी। ये आपके सामने संख्या लिखी गई है कोई भी, और उसके सामने वो संख्या लिखी गई है जो इस दी गई संख्या को भाग करती हैं। इन्हीं संख्याओं को हम गुणनखंड कहते हैं। यानी ये संख्या लिखी गई है और उनके सामने गुणनखंड लिखे गए हैं। तो आपको गुणनखंड समझ में आया होगा कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो किसी दी गई संख्या को भाग करती हैं। यहां पर लिखते हैं गुणनखंड के बारे में। फैक्टर्स, those numbers which divides a given number. दो नंबर वे संख्याएं विच डिवाइड जो भाग करती हैं गिवन नंबर एक दी गई संख्या को, गुणनखंड लिखते हैं। गुणनखंड वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को भाग कर दें।
जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपने 15 के गुणनखंड बताने हैं, तो आप क्या लिखेंगे? वे संख्या लिखेंगे जो 15 को भाग करती हैं। तो कौन कौन सी संख्या है जो 15 को भाग करती हैं? 1, 3, 5 और 15। या फिर कोई आपसे पूछता है कि 20 के गुणनखंड बताइए, तो आपने वे संख्याएं बतानी है जो 20 को भाग करती हैं। तो कौन सी है वो संख्याएं? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कोई संख्या बताएगा आपको और फिर आपसे पूछेगा कि जो दी गई संख्या है इस संख्या के गुणनखंड बताइए। या फिर आपसे कभी दूसरे तरीके से भी प्रश्न कर सकता है कुछ इस प्रकार से कि क्या 5 18 का गुणनखंड है? क्या 5 18 का गुणनखंड है? तो आपसे पूछा जाता है क्या 5 18 गुणनखंड है? तो इसका मतलब है कि क्या जो 5 है वो 18 को भाग करता है? अगर ये भाग करता है तो गुणनखंड होगा, नहीं तो ये गुणनखंड नहीं होगा। जैसे इस प्रश्न के लिए जो उत्तर होगा वो नहीं होगा। उसके बाद है, मान लीजिए आपसे पूछता है क्या 20 100 का गुणनखंड है? इज 20 अ फैक्टर ऑफ 100? क्या 20 100 का गुणनखंड है? तो आपने देखना है क्या जो 20 है वो 100 को भाग करता है? बिल्कुल ही भाग करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ, जो 20 है वो 100 का एक गुणनखंड है। अभी हमने संख्याएं लिखी हैं 12 तक की, और हमने 12 तक की संख्याओं के लिए गुणनखंड देखे हैं। तो ये एक आसान सी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, कि जो 12 तक है हम आसानी से पता कर सकते हैं, टेबल को पढ़ के पता कर सकते हैं कि जो दी गई संख्याएं हैं किस किस से भाग होती है। मान लीजिए आपसे कोई बड़ी संख्या की बात करता है, और ज्यादा बड़ी संख्या नहीं लेता मैं, जैसे 36 है या 100 है, 100 से छोटी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 76 है, 95 है। इस प्रकार की आपको कोई संख्या दी जाती है और आपसे पूछता है कि इसके फैक्टर बताइए। अगर आप इस तरीके से करेंगे कि देखेंगे 1 से लेकर 36 तक, जो 36 है वो किस किस से भाग हो जाती है, तो ये आपके लिए बहुत ही एक किस्म से मुश्किल कार्य होगा। आप देखेंगे भी 36 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 10 11 12 13 14 और अप टू 36 और 36 तक किस किस से भाग होती है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार 100 76 या 95, इस प्रकार से अगर आप गुणनखंड को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए एक मुश्किल कार्य होगा। इसके लिए आप एक विधि है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसको ट्रिक बोलते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं किसी संख्या के गुणनखंडों को ढूंढने के लिए। देखते हैं कैसे। यहां पर मान लीजिए कोई संख्या है, प्राकृत संख्या लिखते हैं। मान लीजिए कोई ए है और 1 से शुरू होके सिर्फ 10 तक की संख्याएं लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक लिख लेते हैं भाई, 11 और 12। और अब यहां पर लिखते हैं उस संख्या का वर्ग, यानी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का अर्थ है ए गुणा ए, यानी संख्या गुणा संख्या। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 गुणा 1, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 गुणा 2, 4 हो जाएगा। और ये 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 7 49, 8 गुणा 8 64, 9 गुणा 9 81, 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121 और 12 गुणा 12 144। अब आपने मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास, मैं यहां पर एक संख्या लिख देता हूं। मान लीजिए आपके पास 60 है, इसके गुणनखंड आपने ज्ञात करने हैं। तो आप 60 देखेंगे
जो नीचे वर्गों के अंदर कि इसमें जो है जो 60 है वो किन दो संख्याओं के बीच में आती है। जो 60 है यहां पर आएगी आपकी 49 और 64 के बीच में। तो आप देखेंगे कि 49 तक जो है आपकी क्या हो जाएगी, सिर्फ 7। आप देखेंगे कि जो 60 है वो 7 तक किस किस संख्या से भाग होती है। देखते हैं, 60 1 से भाग हो जाएगी। अब यहां पे विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करेंगे। 60 जो है 2 से भाग हो जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। 60 जो है 3 से भाग हो जाएगी क्योंकि अंकों का योग 6 है। 60 जो है 4 से भी भाग हो जाएगी, जो 4 की विभाज्यता का नियम है आप उसका प्रयोग करेंगे। 60 जो 5 से भाग हो जाएगी क्योंकि इकाई अंक 0 है। और फिर 60 जो है 6 से भी भाग हो जाएगी क्योंकि 60 जो है 2 से भी भाग होती है और 3 से भी। अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके गुणनखंडों में 2 आया है 3 आया है तो उसके गुणनखंडों में 6 भी जरूर आएगा। और उसके बाद सिर्फ एक संख्या रहती है कि क्या 60 जो 7 से भाग होती है, 7 से भाग नहीं होती है। अब आपने इसके आगे के जो गुणनखंड है वो ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। आप नहीं देखेंगे कि ये 8 से भाग होती है या नहीं, 9 से, 10 से, 11 से या किसी भी अन्य बड़ी संख्या से भाग होती है या नहीं होती है। तो प्रश्न है कि अगर सिर्फ यही है तो बाकी के जो गुणनखंड है आप वो कैसे निकालेंगे। बाकी के जो गुणनखंड है आप भाग विधि से ज्ञात करेंगे। भाग विधि से कैसे कि आप जो 60 है पीछे से शुरू हो जाएंगे और जो पीछे आपको गुणनखंड प्राप्त हुआ है उससे भाग करेंगे और जो भागफल होगा वो आपके पास एक गुणनखंड होगा। किस प्रकार से, आप 60 को भाग करेंगे, पीछे सबसे पीछे जो गुणनखंड आया है वो 6 है, 6 से भाग करेंगे तो भागफल आपको 10 होगा। अगर 6 इसका एक गुणनखंड है तो जो भागफल आया है आपका 10 वो भी इसका एक गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से 60 को जो है 5 से भाग करेंगे और आपको भागफल प्राप्त होगा 12। अगर 5 एक गुणनखंड है तो 12 भी एक गुणनखंड होगा। ये आपस में पेयर होंगे। इस तरीके से 6 और 60 हो गया, 6 और 10 है, 12 और 5 है। इसी प्रकार से 60 को 4 से भाग करेंगे तो 15 और जो पेयर होंगे उनकी जो गुणा है वो संख्या के बराबर होगी। इसी प्रकार से 60 को 3 से भाग करेंगे तो 20 और 60 को 2 से भाग करेंगे तो 30 और 60 को 1 से भाग करेंगे तो 60 हो जाएगा आपके पास। तो 20 का जो पेयर है वो 3 के साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा और इसका इसके साथ हो जाएगा। कोई और संख्या करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 95 और आपने जो है 95 के फैक्टर देखने हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप इन वर्गों के अंदर जो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी गई हैं इनके अंदर जो ये 95 है किन दो संख्याओं के बीच में है। तो ये आपका जो है यहाँ पर जो है 95 है। तो आप विभाज्यता कहां तक देखेंगे, सिर्फ 9 तक की विभाज्यता ही आप इसमें देखेंगे। तो देखते हैं जो 95 है वो 9 तक किस किस संख्या से भाग होती है। 95 1 से भाग हो जाएगी क्योंकि जो सभी संख्याएं हैं वो 1 से भाग हो जाती हैं। 2 से भाग नहीं होगी, 3 से भाग होगी, 9 और 5 14 नहीं होगी भाग, 4 से भाग नहीं होगी क्योंकि 2 से भाग नहीं होती है। उसके बाद ये 5 से भाग हो जाएगी, 6 से भाग नहीं होगी क्योंकि ना ही तो 2 से भाग होती है ना ही 3 से भाग होती है। और उसके बाद है आपके पास 7 से देख लेंगे, भाग करके भी देख सकते हैं आप इसको या इकाई के अंक का दुगुना घटाएंगे तब भी आपको प्राप्त होगा। 10 घटाएंगे तो ये भाग नहीं होगी। और उसके बाद 8 से भाग नहीं होगी और उसके बाद ये आपका है रहते हैं 9 से भी भाग नहीं होगी क्योंकि जो संख्या 3 से भाग नहीं होती वो 9 से भाग नहीं होगी। कोई भी संख्या किसी एक संख्या से भाग नहीं होती तो उस संख्या के पहाड़े में आने वाली किसी भी संख्या से भाग नहीं होगी। तो ये जो 95 है आपका वो 9 तक में से सिर्फ 1 और 5 से भाग होता है। बाकी के आप गुणनखंड नहीं देखेंगे, बाकी एक गुणनखंड आप भाग विधि से प्राप्त करेंगे। कैसे, इन गुणनखंडों में सबसे लास्ट में आपने 5 प्राप्त किया है तो 95 को 5 से भाग करेंगे। 5 से 5 एकम 5, 4 45, 5 नहीं में 45। तो भागफल आपका 19 आया है तो 19 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। और उसके बाद 1 से भाग करेंगे तो 95 ये इसका दूसरा गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी संख्या के गुणनखंड ढूंढ सकते हैं। कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके पास 125 है, 125 के गुणनखंड आपने देखने हैं। तो जो 125 है वो
इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा। यानी आप इस संख्या की विभाज्यता कहां तक देखेंगे, भाई किस किस से भाग हो जाती है, सिर्फ 11 तक देखेंगे कि 11 तक किस किस संख्या से भाग होती है। ये 1 से भाग हो जाएगी, सभी संख्याएं 1 से भाग होती हैं। क्या ये 2 से भाग होगी? नहीं होगी, क्योंकि इकाई का इसका 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से भाग होगी, 5 और 2 7 और 1 8 नहीं होगी 3 से भाग। 4 से भाग होगी, नहीं होगी। जो 2 से भाग नहीं होती वो 4 से भी नहीं होगी। उसके बाद ये 5 से भाग हो जाएगी, क्योंकि इकाई का इसका 5 है। 6 से भाग नहीं होगी, क्योंकि 2 नहीं है, 3 नहीं है। 7 से भाग करने के लिए 5 दूनी 10 नहीं होगी भाग। 8 से भी भाग नहीं होगी, 9 से भाग नहीं होगी, 10 से भी नहीं होगी भाग, और ये 11 से भी भाग ये नहीं होगी। 5 और 2 7 नहीं होगी भाग। तो अक्षर 11 तक देखना है आपने, ये किस किस संख्या से भाग होती है। 2 आपको गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। बाकी के गुणनखंड कैसे प्राप्त करेंगे आप? भाग विधि से प्राप्त करेंगे। 125 को भाग करेंगे आप, जो सबसे आखिरी में आपके पास गुणनखंड आया है 5, उससे 25 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 25, 5 5 25, और एक पेड़ हो गया आपका, और दूसरा पेड़ कैसे हो जाएगा? 125। कुछ और करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 30, और आपने 30 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो 30 है, इन पूर्ण वर्ग संख्याओं में से किन दो संख्याओं के बीच में है। तो जो आपका 30 है वो 25 और 36 के बीच में है। तो आप विभाज्यता कहां तक देखेंगे? सिर्फ 5 तक देखेंगे। यानी देखेंगे कि ये जो संख्या है 1 से लेकर 5 तक किन किन संख्याओं से भाग होती है। तो ये 1 से भाग हो जाती है, 2 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, 4 से नहीं होगी, लेकिन 5 से हो जाएगी। और उसके बाद 5 तक ही देखना है आपने। 5 तक आपने देख लिया है, यही गुणनखंड आपके हैं जिनसे भाग होती है। उसके बाद बाकी के गुणनखंड कैसे करेंगे आप? भाग विधि से प्राप्त करेंगे। यानी आप 30 को भाग करेंगे पहले 5 से, तो 6 प्राप्त हो जाएगा। एक पेड़ हो गया आपका, जो पेड़ है उसकी गुणा संख्या के बराबर होगी। दूसरा 3 से भाग करेंगे 10, 10 ये 30, 2 से भाग करेंगे तो 15, और 30 एकम 30। तो ये जो है इस संख्या के लिए गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे। तो फैक्टर वो होते हैं जो किसी दी गई संख्या को भाग करती हैं, वे सभी संख्याएं फैक्टर होते हैं। और फैक्टर को निकालना बहुत ही आसान है। आपको विभाज्यता के नियमों का पता हो, और उसके बाद आप जो है पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंदर देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में है, और जो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है उसके वर्गमूल तक आप देखेंगे कि किन किन संख्याओं से भाग होती है। और बाकी के जो फैक्टर हैं आप भाग विधि से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। और इसके लिए आपका जो होमवर्क है फैक्टर के लिए, आप 2 दिन में डिवाइड कर सकते हैं इस होमवर्क को। पहले दिन आप जो है 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं के फैक्टर देखेंगे, और दूसरे दिन आप जो है 51 से लेकर 100 तक के जो है गुणनखंड देखेंगे। आप 3 दिन में भी कर सकते हैं। तीसरा दिन आप कुछ इस तरीके से करेंगे कि आप कोई भी एक रैंडम संख्या लेंगे, और जो संख्या है आपकी वो 500 से छोटी हो, इस बात का ध्यान रखें। और आप इस संख्या के गुणनखंड ढूंढने की कोशिश करें। 10 संख्या लें, 10 संख्याओं के गुणनखंड ढूंढें, और इस विधि का आपने प्रयोग करना है कि आप किस प्रकार से जो है गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा है गुणनखंड। और अभी पढ़ते हैं हम गुणज। गुणज का जो शाब्दिक अर्थ है वो गुणा प्लस जैसे, और गुणा जो आपकी गणितीय क्रिया है वो, और जैसे जन्म होना। जो गुणा से उत्पन्न होते हैं उनको गुणज बोलते हैं। जैसे पंकज का अर्थ होता है पंख से उत्पन्न होना, कमल के लिए प्रयोग करते हैं। और जलज भी जो है जल से उत्पन्न होना, उसके लिए भी जो आप पंकज के कमल के लिए प्रयोग करते हैं। तो गुणज के लिए पहले एक बार समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या लिखी गई है, और प्राकृत संख्या ही लिखता हूं मैं यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5, सिर्फ यही लिख लेते हैं।
जब आप एक की गुणा एक से करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? एक। जब एक की गुणा दो से करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? दो। जब एक की गुणा तीन से करते हैं तो तीन प्राप्त हो जाएगी। एक की गुणा चार से करते हैं तो चार प्राप्त होगा। एक की गुणा पांच से करते हैं पांच, छह से करते हैं छह, और 10 से करते हैं 10 प्राप्त हो जाएगा। जब एक की गुणा 20 से करते हैं 20 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आपको एक और संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर दो पर आते हैं। दो की गुणा एक से करते हैं तो दो प्राप्त होगा। दो की गुणा चार से, सॉरी, दो से करते हैं तो चार प्राप्त हो जाएगा। दो की गुणा तीन से करते हैं छह, दो की गुणा चार से करते हैं आठ, दो की गुणा पांच से करते हैं 10। इस प्रकार से दो की गुणा 10 के साथ करते हैं 20, और दो की गुणा 20 से करते हैं 40, और आगे भी चलता ही जाएगा। जैसे तीन की गुणा एक से करते हैं तीन प्राप्त हो जाएगा। तीन की गुणा दो से करते हैं छह, तीन की गुणा तीन से 9, तीन की गुणा चार से 12, और चलता ही जाएगा। ये कहीं ना कहीं इसमें 30 भी होगा, कहीं ना कहीं इसमें 300 होगा, और कहीं ना कहीं 3000 भी होगा, और ये आगे चलता ही जाएगा। इसी प्रकार जो चार है, अगर आप ऊपर देखें तो असलियत में जो संख्या है उसके सामने उसका जो पहाड़ा है, जो उसकी टेबल है, वो लिखी जाने लग रही है। तो आप चाहें तो टेबल पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें फर्क इतना है, अंतर सिर्फ इतना है कि जो टेबल है वो 10 तक ही पढ़ते हैं आमतौर पे, और ये जो है आगे ही चलते जाते हैं। जैसे चार, चार दूनी 8, चार तीन 12, चार चौके 16, चार पंजे 20, चार छके 24, चार से 28, और ये चलता ही जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं 400 भी होगा, 404 भी होगा, 408 भी होगा, और ये 4000 पता नहीं कितना हो जाएगा। पांच के लिए पांच होगा, पांच 10, 15, 20, 25, और ये चलता ही जाएगा। 2500 भी होगा कहीं ना कहीं, और ये 25,000 भी होगा, और कहीं पे 50,000 भी होगा, और ये आगे भी चलता ही जाएगा। ये जो संख्या है, और इसके सामने जो संख्या लिखी गई है वो गुणा से उत्पन्न है, इसलिए इन संख्याओं को बोलते हैं गुणज। तो गुणज क्या होते हैं? गुणज वे संख्याएं जो गुणा से उत्पन्न होती हैं। तो इसमें लिखते हैं वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से, अब क्योंकि ये गुणा से उत्पन्न है इसलिए जो दी गई संख्या उससे भाग भी होंगी। इनमें से आप किसी भी संख्याओं को देखें, वो जो है सामने लिखी गई संख्या से भाग जरूर होगी। किसी भी संख्या को, जैसे ये लिखी गई है तो ये सारी की सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से भाग हो जाएंगी, क्योंकि 5 की गुणा से ही पैदा हुई है, इसलिए 5 से भाग भी जरूरी तौर पर होंगी। वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से भाग हो जाएं क्या होते हैं? मल्टीपल। those numbers which are divisible by given number। वे संख्याएं जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाते हैं, वो में क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं, गुणज कहते हैं। तो ये हमारा गुणज है, असलियत में टेबल है। तो इसमें आपका जो होमवर्क रहेगा एक दिन का ही रहेगा, ज्यादा की आपने जरूरत नहीं है। आपने 1 से लेकर 20 तक की टेबल लिखनी है, और ये टेबल आपने याद भी करनी है। चाहे आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, क्लास 3 से लेकर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक, आपको 20 तक टेबल याद होना बिल्कुल जरूरी है। तो ये आपको याद है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं है, या आप किसी संशय में है, डाउट में है, तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए जरूर। हमारी आज की कक्षा के लिए सिर्फ यही कार्य रहेगा, और जो हम आगे की कक्षाएं हैं उसमें जो है कोफैक्टर्स, या फिर कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं इसको, सर्वनिष्ठ गुणनखंड, दूसरा है कॉमन मल्टीपल, सर्वनिष्ठ गुणज, और उसके बाद HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF इसको
महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, और जो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। और ये दोनों हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो आपको दिया गया कार्य है उसको करें। धन्यवाद।